देखिए, यमुना गंदी क्यों है? उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि दिल्ली में जितना सीवेज प्रोडक्शन है वो अराउंड 1000 MGD है। हमारा सीवेज ट्रीटमेंट की जो कैपेसिटी है, हम जो कर पा रहे हैं वो अराउंड 550 MGD है। तो जो 450 MGD हम सीवर को ट्रीट नहीं कर पाते और वो गंदा पानी सीधा यमुना में जाकर गिर जाता है। तुम मेरे पीछे भागो, तुम 1 लाख लाइट जलाओ, रात को जले, मेरे को 1 लाख लाइट मेरे डैशबोर्ड पे जलती हुई दिखनी चाहिए स्काडा सिस्टम पे। फिर अगर वो जलेगी तो मैं तुमको मंथ के हिसाब से पेमेंट करूंगा। देखिए, पार्टी मेरे को हमेशा से था कि मैं केजरीवाल को हराऊं। Hello everyone. Today we have Delhi Minister of PWD, Water and Irrigation and Flood Control Department, Mr. Parvesh Sahib Singh Verma ji with us. He is a senior BJP leader and has been a two-time MP. Welcome sir. Sir, before start करने से पहले अगर आप कुछ opening statement अगर देना चाहेंगे तो. नहीं, I thank Indian Express for inviting me here. And today we have successfully completed 1 year in the Delhi government. तो मैं सभी दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया। 27 साल के बाद में हम लोग यहाँ पर पावर में आए हैं और अभी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आज हमको 1 साल पूरा हुआ है और बहुत सारे काम हमने किए हैं। तो योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। सर, सो अभी तक लाइक एज अ रिपोर्टर आई यूज्ड टू सी, मतलब अभी जब तक आम आदमी पार्टी सरकार थी, देयर यूज्ड टू बी a lot of tussle between center, Delhi government, LG, Delhi government, bureaucratic tussle रहता था. So in the last 1 year, अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो what is the governance shift in the last 1 year you and your government has seen, like in comparison to the Aam Aadmi Party's 5 year, like in the. देखिए, जैसे अगर मैं देखता था जब 2014 में मैं MP बना था, तो उससे पहले देश में जब भी इंडियन एक्सप्रेस खोलते थे तो उसमें 2G स्कैम आता था और उसमें कोल स्कैम आता था, उसमें डिफेंस स्कैम आता था। तो 2014 से 2024 तक कभी न्यूज़पेपर में कोई स्कैम नहीं दिखाई दिया देश में। वैसे ही 1 साल में, लास्ट 1 ईयर, द मेन थिंग आई नोटिस्ड कि 1 साल में सरकार ने ये नहीं बोला कि मेरे को LG साहब काम नहीं करने देते, मेरे को PM साहब काम नहीं करने देते, मेरे को हरियाणा काम नहीं करने देता, मेरे को पंजाब काम नहीं करने देता, मेरे को UP काम नहीं करने देता। ये केवल वही बोलते हो सकते हैं कि जो लोग काम नहीं करना चाहते। जो लोग काम करना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हम बोलते हैं ट्रिपल इंजन गवर्नमेंट, तो इन ऑल 3 गवर्नमेंट वी हैव सेम पार्टी रूल। सो देर इज़ नो ब्लेम गेम, देर इज़ नो एक्सक्यूज़। हमारा फोकस केवल हमारे कामों के डिलीवरी पर है। और ये तो अभी दिल्ली के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि जो सारे काम इतने सालों से अटके हुए थे, अभी हमने पहले 3-4 महीने क्या किया? पहले 3-4 महीने में हमने जितने भी पेमेंट ड्यू थी, NHAI को किसी काम की पेमेंट नहीं हो रही थी, मेट्रो को किसी काम की पेमेंट नहीं हो रही थी, आसपास की गवर्नमेंट को किसी काम की पेमेंट नहीं होती थी। जैसे हमने ये बना था, KMP बना था, तो उसमें सारी गवर्नमेंट को अपना अपना शेयर देना था। जैसे हिमाचल में रेणुका डैम बन रहा है, वैसे हर गवर्नमेंट को अपना अपना शेयर देना था जिसको पानी मिलना है उससे। तो दिल्ली गवर्नमेंट अपना कभी शेयर नहीं देती थी। तो पहले 3-4 महीने में हमने अपनी किटी में से वो सारे पेमेंट को किया है, कंप्लीट किया है। तो वो सारे काम अभी होना शुरू हो गए हैं।
बारापुला फ्लाईओवर वो इतने साल से अटका हुआ था, और तो उसमें सरकार को एक्सचेकर का 300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि इतने सालों से अटके होने के बाद में फिर वो आदमी आर्बिट्रेशन में चला जाता है, फिर वो नए पेमेंट विद इंटरेस्ट रेट उसके वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर ले आता है, फिर हमको वो 300 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो इतने सारे काम जो अटके हुए थे वो सारे कामों को हमने पूरा किया। अब हमारा ये फोकस है कि हम उसी पुराने सिस्टम से, उसी पुरानी मशीनरी से हर काम को टाइमलाइन से कराएं, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। तो मैं समझता हूँ कि 1 साल में हमने इतना काम किया है और जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारी सरकार के ऊपर में 1 रुपये का भी कोई करप्शन चार्ज नहीं लगा पाए, हमारे अपोजिशन पार्टी वाले भी नहीं लगा पाए, और हर, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो यमुना रिवर हो, चाहे वाटर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एरिया में हमने काम किया है। सर, सो आपने बताया कि इन द लास्ट 1 ईयर बहुत सारे काम हुए हैं, तो आपके हिसाब से व्हाट आर द 3 बिगेस्ट अचीवमेंट्स लाइक आपके सरकार ने जो किया होगा, एंड लाइक See, very difficult to name only 3. I can tell you 100 वर्क। तो सबसे बड़ा काम हमने किया है कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो इतना वीक हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई बार बोला कि दिल्ली में 15,000 बसें होनी चाहिए जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जी, मगर जो बस की फ्लीट है वो हर साल में कम होती जा रही थी, और वो सारी बसें डीजल सीएनजी पे चल रही थी। आज हमारी सरकार ने बनते ही आज हमारी फ्लीट जो 2000 पहुंच गई थी उसको 1 साल में 4000 लेके आए हैं, और अगले साल हमारा टारगेट है कि हम उसको 8000 लेके जाएंगे, और अभी सारी गाड़ियां ईवी आ रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा काम हमने किया कि दिल्ली में जितने भी ड्रेन्स थे वो सबका डीसिल्टिंग जो 50 साल में नहीं हुआ था वो हमने कराना शुरू किया। तो जितना वाटर लॉगिंग का इशू था वो सारा उससे सॉल्व हुआ, लोगों के घरों में पानी, तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उस पर हमने काम करना शुरू किया। आम आदमी पार्टी का फोकस खाली फ्री बीस पे रहा। लोगों को लगता था कि उनको कुछ पैसा मिलता है तो वो बाकी जो उनकी प्रॉब्लम्स होती थी उनकी तरफ में उनका माइंड वहाँ तक नहीं पहुँचता था। हमारा फोकस है अपना डेवलपमेंट का, और एक जो हमने अच्छा काम किया कि जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का गैप था हम उसको कवर कर रहे हैं। हमारे जो STPs हैं एग्जिस्टिंग उसको अपग्रेड कर रहे हैं, नए STP बना रहे हैं। पूरे दिल्ली का एक हमने जैसे ड्रेनेज मास्टर प्लान अभी बनाया था वैसे ही हमारा वाटर मास्टर प्लान बना रहे हैं, वो उसका पूरा काम अपना टाटा कंपनी को दिया है। तो पिछले 50 साल में दिल्ली के पास में ना तो ड्रेनेज मास्टर प्लान है, ना वाटर मास्टर प्लान है, ना रोड का कोई मास्टर प्लान है। तो आज हमने अगले 50 साल तक वो सारे मास्टर प्लान के ऊपर में काम करना शुरू किया। ड्रेनेज मास्टर प्लान हमने कंप्लीट किया, तो आज जो दिल्ली में ड्रेन्स बन रही हैं वो उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली बन रही है। चाहे वो MCD बना रहा है, PWD बना रहा है, DDA बना रहा है, या कोई भी डिपार्टमेंट बना रहा है, वो अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान बना रहा है कि उसका डाया कितना होगा, तो उसका आगे लेवल कितना होगा। तो कहीं पे NDMC की बाउंड्री खत्म हो रही है तो DDA स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में MCD स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट होता है PWD, मगर सबका पाइपलाइन का लेवल एकदम सेम होना चाहिए, सबका डाया उसका सेम होना चाहिए, तभी वो पानी पूरा निकले के आगे जाएगा। दिल्ली के अभी भी 300 हमारी अनऑथराइज कॉलोनी ऐसी जहाँ पे सीवर लाइन नहीं है, लोगों के घरों में सीवर कनेक्शन नहीं है, लोगों के घरों में पानी कनेक्शन नहीं है, पाइपलाइन नहीं है। तो वो बेसिक फैसिलिटी हर घर में, हर कॉलोनी, गांव में पहुंचाना, ये हमारा टारगेट है, उसको हम बहुत जल्दी अचीव करेंगे। और हमारा एजुकेशन मॉडल, अब केजरीवाल जी ने नई नई बिल्डिंग सारे स्कूल के प्लेग्राउंड में बना दिया, आज वो सारी बिल्डिंग ही 2 साल में टूट रही हैं। तो केवल बिल्डिंग बनाने से आप अपने एजुकेशन मॉडल को अच्छा नहीं बता सकते।
आपके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं थे, आपके स्कूल में साइंस कोई वहाँ पे एजुकेशन नहीं थी। तो ये सारे कामों पर तो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो उसका हर काम ही आप अगर उठा के देखेंगे, आज हमें 1 साल हुआ है तो हमारी सीएम ने आज जो है प्रेस को बहुत ही डिटेल में बताया कि सारे क्या काम हैं। तो मुझे लगता है 1000 काम होंगे जो हमारी सरकार ने 1 साल में किए हैं। सर जैसे आपने बताया था लाइक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिए, तो हमेशा दिल्ली में एक मेजर प्रॉब्लम रहता है ब्लेम गेम बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उसे एड्रेस करने के लिए एक सिंक्रनाइजेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, उसके लिए आप लोग क्या करें? देखिए अभी हमने आपने देखा होगा रोड के ऊपर में कई रोड एकदम से नई बनती है, उसके बाद में उसको तोड़ दिया जाता है, कहीं पे पाइपलाइन डाल देते हैं। तो नई रोड के बाद में अभी हमने मॉडल ये बनाया है कि अगर पीडब्ल्यूडी रोड बनाएगी तो वो पहले दिल्ली जल बोर्ड को लिखेगी, फिर वो आईजीएल को लिखेगी, फिर वो पावर डिपार्टमेंट को लिखेगी। अगर कोई सा भी डिपार्टमेंट कहेगा कि हमारा कोई फ्यूचर प्लान है वहाँ पे कटिंग करने का, तो हम उस रोड को नहीं बनाएंगे। जब तक वहाँ पे सारी सर्विसेज की लाइन नहीं डल जाती तब तक हम अपनी रोड नहीं बनाते हैं। पहले रोड को बनाकर उसको हर साल में काटना, फिर उसको दोबारा से बनाना, तो वहाँ पे पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस होता था, अभी हम वो पूरा कॉरिडोर की तरह बना रहे हैं। जब वो रोड बनेगा उसके साथ में फुटपाथ भी बनेगा, सेंटर वर्ज भी बनेगा, उसके साथ में ड्रेन भी बनेगा और वहाँ पे लाइट भी लगेगी। तो अभी वो पूरा कॉरिडोर की तरह डेवलप होता रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले रोड का टेंडर हुआ तो रोड बन रही है, फिर उसके बाद में फुटपाथ का टेंडर हो रहा है, फिर फुटपाथ बन रहा है। तो पब्लिक जब भी ऑफिस से अपने घर जाती है, घर से ऑफिस जाती है, तो वो देखती है कि 24 घंटे रोड पे कंस्ट्रक्शन होता रहता है। तो रोड एक बार बन जाए तो 5 साल तक कम से कम नहीं टूटे जब तक उसकी लाइफ है। तो ये हमने सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन का काम किया है ताकि हमारा पब्लिक का मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर में। आई नाउ ओपन द फ्लोर टू द क्वेश्चंस। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्वेश्चन पूछने से पहले आप लोग अपना नाम बता दीजिए। I'm राहुल। जैसे आपने बताया जो चीज़ें आप अचीव कर पाए हैं, जैसे हम जब अपने आप को असेस करते हैं तो क्या आप अचीव नहीं कर पाए, so what are the 3 things where you think you've fallen short of your own expectations? देखिए अगर एक दिन में 24 घंटे में से 50 घंटे होते तो मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा काम कर पाते। सरकार 24 घंटा काम करती है और सरकार संडे को भी काम करती है। सबसे अच्छी बात है हमारा सेक्रेटरीट संडे को भी खुला रहता है, सैटरडे भी खुला रहता है, ऑफिसर भी हमारे साथ में संडे को राउंड करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है कि जहाँ पर मुझे लगता है कि और काम करने की ज़रूरत थी। सरकार ने 24 घंटा काम किए, 365 दिन काम किए, एक भी दिन की छुट्टी किसी भी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने नहीं ली है, कोई अपने अपने प्राइवेट काम के लिए। तो सरकार ने हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और अभी 1 साल में हम बहुत सारी बातें सीखे भी हैं। 27 साल से हम कोई हमारे में से किसी को भी सरकार में रहने का अनुभव नहीं है, ना तो मुख्यमंत्री जी को, ना हम किसी मंत्री को, क्योंकि 27 साल से पावर नहीं थी। पहली बार मंत्री बने हैं और तो हमने सीखा भी बहुत कुछ है। और ये ऑफिसर ही, ये पूरा सिस्टम ही हमको सिखाता है। जब हम देखते हैं कि वहाँ पे कितने लीकेज हैं, क्या क्या वहाँ पे करप्शन हो रहा है, तो उसी से हम लोग इस बात को सीखते हैं और वहीं पे हम अपने नए सिस्टम को बनाते हैं, हम अपने सिस्टम को ठीक करते हैं। ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो ये साल हमारा बहुत ज़्यादा सीखने का रहा, मगर हमने 24 घंटा काम किया और आज एक हमने फाउंडेशन ले किया है अगले 4 साल के लिए। I'm Sophia. So basically, recently we saw that Janakpuri mein there was this death of a biker that took place, and this happened right after the Noida incident. In fact, Delhi Jal Board में internal order भी issue किया गया था कि regarding safety protocols to be followed. So apart from the immediate action that has been taken place, like suspending the officials, etc., are there any long-term measures that you've thought of to fix these systemic issues? देखिए इसमें आई थिंक फर्स्ट थिंग दैट इंसिडेंट वाज
वेरी अनफॉर्चुनेट. पब्लिक सेफ्टी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज. और उसमें सबका कलेक्टिव एक जो अपना रोल होता है. हमने नोएडा इंसिडेंट के बाद में हमारे सीईओ ने, हमारे डिपार्टमेंट ने सबको एक जो है ऑर्डर इशू किया और उसमें सबको चेक बैलेंस पूरे सेफ्टी मेजर के साथ में उनको हमने बोला कि आपको ऐसा करना है. हमने सारे इंजीनियर को इंस्ट्रक्ट किया कि आपको जहाँ जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ पर जाकर आपको खुद जाकर देखना है कि वहाँ पे प्रॉपर जो है अपना बैरिगेटिंग होना चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे लाइट होना चाहिए रात को, और वहाँ पे सारे सेफ्टी साइनेजेस होने चाहिए. ये हमने इशू किया, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि कोई ना कोई किसी की गलती तो रही होगी. और जो सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट मैंने इसलिए बोला कि 7 लोगों ने उसको वहाँ पर गिरते हुए गिरने के बाद देखा, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में. किसी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया. तब तक वो आदमी जिंदा था. अगर कोई 7 लोगों में से एक भी आदमी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता तो शायद पुलिस उसको वहाँ से निकालकर हॉस्पिटल में पहुँचा देती और उसकी जान बच जाती. अब वो रोड जो है वो दोनों तरफ से हमने उसको बैरिगेटिंग किया हुआ था. वहाँ पे रोड के अंदर में जाने को किसी को भी वहाँ पे इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी. मगर उसके बीच में जहाँ पे गड्ढा उन्होंने खोदा, 2 दिन में वो गड्ढा खुदा. 3 महीने से वो रोड पूरा बंद था. 2 दिन में वो गड्ढा खुदा और अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ से उन्होंने इस रोड से अपनी मोटरसाइकिल को लेके गए और वहाँ पे गड्ढे के चारों तरफ में भी बैरिकेडिंग अगर होती तो शायद वो अंदर वहाँ पे नहीं जाते. बहुत ही अनफॉर्चुनेट था. उसके बाद में सारे इंजीनियर जाके एक साइट को, और ये हमारे टेंडर में ही होता है, जो हमारा टेंडर हम लोग करते हैं उसमें टेंडर में ही होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. ये हमारे टेंडर में ही होता है और हम उसका पेमेंट भी करते हैं. ये सारे कॉन्ट्रैक्टर का वहाँ पे उसकी ड्यूटी होती है. मगर हमारे इंजीनियर को फील्ड पे जाकर हर जो है सड़क के ऊपर में देखना चाहिए कि क्या वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने ये सब किया नहीं किया. अब जो हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था और आगे ऐसा ना हो इसके लिए हम जो है पूरा प्रयास करेंगे. मैं जहाँ भी जाती हूँ इलेक्शंस के लिए या लोगों से मिलने देश में, लोग दिल्ली के बारे में एक ही जिक्र करते हैं आज कि आप वहाँ कैसे रह रहे हो, हवा इतनी दूषित है, क्यों आपकी ज़िंदगी को आप छोटा कर रहे हो. आप एक गांव में जाओ महाराष्ट्र के, आप जाओ गोवा में जाओ, आप मध्य प्रदेश में जाओ, कहीं भी जाओ ये सवाल आता है. जो लोग भाग सकते हैं वो भाग रहे हैं, डिप्लोमैट्स जो निकल सकते हैं वो निकल रहे हैं, लोग अलग जगह पे अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं जिनके पास पैसा है. लेकिन हम में से जो लोग दिल्ली के हैं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, दिल्ली अपनी है ना, जैसे भी है. तो आपकी सरकार जो ये मोदी है तो मुमकिन है एक ही मुद्दा है आपकी सरकार के सामने एज फार एज द पीपल ऑफ दिल्ली को, ये जो दूषित हवा है, द राइट टू लाइफ, जो हवा हम ब्रीथ करते हैं, अगर वो भी नहीं आप देंगे हमें, then everything else is meaningless for ordinary people. और उसके लिए आपने केजरीवाल की सरकार ने भी बात की, आपकी सरकार ने भी बात की, बट एन एक्शन प्लान कि हम अगले 4 साल में, 3.5 साल में ये करने जा रहे हैं. हर 6 महीने में आपको हम रिपोर्ट देंगे, दुनिया भर में हम देखेंगे कैसे किया गया है. ये संभव है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. अब तो AI का इम्पैक्ट प्रधानमंत्री ने कहा डेवलपमेंट के लिए होगा, इसको हम अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं. सो why is it that we are not getting that kind of a positive note from the government of Delhi? देखिए, हम पूरा एक फ्यूचर प्लान बना रहे हैं और इसके ऊपर में हमने काम भी किया है. दिल्ली में जितना भी रोड्स है वो रोड को एंड टू एंड पूरा उसको पक्का करना, कहीं पे भी कच्चा नहीं होना चाहिए.
ताकि वहाँ पे डस्ट नहीं उड़े। तो एक काम हम ये कर रहे हैं। दूसरा काम कि हमारी नई ईवी पॉलिसी आ रही है। धीरे धीरे गवर्नमेंट का और सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सारा फ्लीट वो अगले 2-3 साल में आपको 100% ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही हम चाह रहे हैं कि हम लोग भी अगर ईवी की कोई बाइक या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदते हैं तो उनको गवर्नमेंट कैसे इंसेंटिव दे, ताकि धीरे धीरे हम अपने सारे 2 व्हीलर को 4 व्हीलर को ईवी में कन्वर्ट करें। उसमें भी सरकार आपको कैसे सहयोग करेगी। रोड सारी बन जाए गाँव में, सारी कॉलोनियों में, और बिल्कुल वो कोने से कोने तक बन जाए ताकि उसमें कच्ची मिट्टी जो दिखाई देती है वो ना हो। दिल्ली में एक जो सबसे बड़ा इशू है वो है दिल्ली का पॉपुलेशन। और दिल्ली को मैं दिल्ली नहीं मानता, मैं दिल्ली को एनसीआर की बात करता हूँ। तो दिल्ली अभी तो कहाँ दिल्ली ख़त्म होती है और कहाँ पे नोएडा स्टार्ट होता है अभी कहाँ मालूम होता है। तो अगर आप कभी फ़्लाइट से ऊपर से जाएं और दूसरे स्टेट में ट्रैवल करें, आज से 25 साल पहले दिल्ली में आपको इतनी हाई राइज बिल्डिंग नहीं दिखती थी और इतने सारे मकान। पिछले 10 साल में 15 साल में दिल्ली और एनसीआर का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट वो जो ट्रिपल हो गया, तो उतना ही व्हीकल बढ़ गया। दिल्ली का जो लोकेशन है वो एक वैली की तरह है। आसपास में जब हवा नहीं चलती है, जिस दिन हवा चलती है उस दिन में दिल्ली में कोई अपना पॉल्यूशन नहीं होता है। जिस दिन हवा नहीं चलती है, खास करके दिसंबर जनवरी में, जिस दिन हवा नहीं चलती है उस दिन हमको दिल्ली में पॉल्यूशन दिखाई देता है। तो वो जो वैली की तरह दिल्ली एक हमारे, और आसपास में सारी हाई राइज बिल्डिंग है, नोएडा में, गुड़गांव में, हर जगह पे देखें आप हजारों बिल्डिंग बन गई है। तो वो जो हवा एक वो भी पास नहीं होती है, वो भी एक जो है दिल्ली का यहाँ का पॉल्यूशन का रीज़न है। और तो हम जितना काम सरकार कर सकती है उतना काम आपको दिखाई देगा। और अगले 4 साल में गवर्नमेंट साइड से एक भी काम ऐसा नहीं छूटेगा जो हमने पॉल्यूशन के लिए ना किया हो, ऐसा हम आपको प्रॉमिस करते हैं। सर मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन है इसमें। जैसे रोड लाइक मेजर जो डिपार्टमेंट्स है, रोड, वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है वो आपके अंडर आता है। सो डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू रीडेवलप ऑल द रोड्स लाइक in Delhi in the next 4 years? No, we will complete in another 2 years. We have 1400 kilometer road in my department, PWD. We have already made 150 kilometer, 400 kilometer is in progress. 600 kilometer का हमने टेंडर अवार्ड अगले महीना तक हो जाएगा। तो 2026 एंड तक out of 1400 kilometer we will be able to make 1050 kilometer of roads। तो 80% रोड तो हम फर्स्ट अपना 2 साल में ही बना लेंगे और 2.5 साल में हमारा जो आधा टेन्योर में पूरा 1400 को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ साथ में हम बहुत सारे एलिवेटेड रोड्स के ऊपर में भी काम कर रहे हैं। जैसे एक अभी हमने नन नगरी फ्लाईओवर वहाँ पे बनाया, वैसी सावित्री जो आपका सिनेमा है और आपका मोदी मिल है, और एक यहाँ पे खेड़ा कला में 3 टेंडर अभी हमारे लाइव है एलिवेटेड रोड्स के। और 12 फ्लाईओवर के लिए हमने राइट्स और AECOM को हमारा कंसल्टेंट रखा है, तो वो अपना DPR बना रहे हैं। तो अगले 2-3 महीना में वो सारे 12 एलिवेटेड रोड का भी बन जाएगा। इसके साथ में जो NHAI रोड बना रहा है, अभी जैसे देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया, अभी हमने NHAI को 3 रोड को ट्रांसफ़र किया, आश्रम से फरीदाबाद, और आपका मुंडका वाला रोड पूरा पंजाबी बाग से ढासा ये आपका बहादुरगढ़ बॉर्डर, और एक आपका धोला कुआं से आगे। ये हमने 3 रोड को NHAI को ट्रांसफ़र किया। तो NHAI भी ये पूरा एक अपना रोड बना रहे हैं, नए नए एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। एक पूरे रिंग रोड के ऊपर में, एक एलिवेटेड रिंग रोड के ऊपर में
हम लोग काम कर रहे हैं, ए कोम को उसके लिए हमने रखा है कंसल्टेंट। तो ये अगले जितना भी रोड दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए बन सकते हैं, जितने भी एलिवेटेड रोड, अभी क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बिना लैंड एक्विजिशन करे हम और कितने एलिवेटेड रोड को बना सकते हैं उसके ऊपर में हमारा काम चल रहा है। तो होपफुली 3-4 महीने में हमको सबका डीपीआर मिल जाएगा और इस साल में हम सबका टेंडर कर देंगे, जो अगले 2 साल में बन जाएंगे। So I just want to revisit pollution again. दिल्ली एक एडवांटेज पोजीशन पे था ऑलमोस्ट अ डिकेड बैक। एक हो गया कि सीएनजी फ्लीट आ गया था, एंड देन मेट्रो, वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो कनेक्टिविटीज इन द एंटायर कंट्री, एंड देन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 to 9 years वी ड्रॉप द बॉल। जो हमारा जो एडवांटेज सिचुएशन था उसने हमने वो डिसएडवांटेज में कंटिन्यू कर दिया। उसमें सम ऑफ द फैक्टर्स वाज कि हमने ये नहीं देखा कि ग्रोथ ऑफ ऑटो, जो आप 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स बोल रहे हैं, उसका ग्रोथ जो हो रहा था, वी वर नॉट मेकिंग श्योर दैट आवर रोड कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ बसेस हो गया या द अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो स्टैंड स्टिल पे आ गया। एंड देन द अदर इशूज ऑफ द गवर्नमेंट टसल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट की रोड हो गया। बट अब नेक्स्ट फेज में व्हाट इज द बिग टिकट रिफॉर्म दैट यू आर लुकिंग एट इन पोल्यूशन? जैसे सीएनजी और मेट्रो था, व्हाट इज दैट बिग टिकट रिफॉर्म जो आप लोग बैठ के सोच रहे हैं कि दिस इज व्हाट विल चेंज द फेस ऑफ दिल्ली विज़ पोल्यूशन? I would say new roads, new flyovers, new metro lines, and transform all the two-wheelers, all the four-wheelers from petrol, diesel, CNG to EV. तो ये हम और एक हम अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आ रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे अनऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया चल रहे हैं, तो उन सब के लिए पॉलिसी लेके आ रहे हैं। जितने भी ऐसे पॉलिटिंग यूनिट हैं वो सबको बंद करना, उन सब के लिए नए कहीं पे एरिया को ढूंढना। तो ये भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी ईवी पॉलिसी और हमारा ड्रेनेज मास्टर प्लान, हमारा वाटर मास्टर प्लान, हमारा रोड मास्टर प्लान, ये सब इसमें हेल्प करेगा। तो ये सब के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। So it will be EV and road infrastructure. These are the big two reforms for pollution. देखिए, या EV एंड रोड आर 2 मेन थिंग्स। और इसके साथ में अगर हम दिल्ली में पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा, दिल्ली में लोग और एनसीआर में पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो एक अपनी कोई भी सिटी का एक अपना होल्डिंग कैपेसिटी होता है। जब वो उसको ब्रेक करेगा तो आप इतना रोड नहीं बना सकते कि वो 5 करोड़ लोगों को होल्ड करे। इतना रोड और इतना फ्लाईओवर नहीं बना सकते। रोड और फ्लाईओवर का भी एक अपना लिमिटेशन है। और तो अगर हमको इतना जो आ रहा है, अभी पूरे इंडिया में जो सारे विलेजेस में ग्रोथ हो रहे हैं, जो सारे हमारे जो अपना बी टायर, सी टायर जो हमारी सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है, तो लोग अभी वहाँ पे रुक रहे हैं। सबको यहाँ पर दिल्ली में कोई काम मिल रहा है ऐसा नहीं है। अभी फ्री बीस के चक्कर में बहुत सारे लोग आते हैं दिल्ली में, उनको लगता है कि हर चीज़ फ्री है, अगर ऐसा नहीं है। फ्री तो खाली एक वो अपना सपना था जो वो दिखाते थे, मगर फ्री व्री कुछ नहीं होता है। सबको पे करना ही होता है, किसी ना किसी जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पे करना ही होता है। तो फ्री व्री कुछ नहीं होता है। तो लोग इतना, हमारी सिटी का होल्डिंग कैपेसिटी, अब वो कितना होल्ड कर सकते हैं, हम कितना सारा रोड बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसका भी कैपेसिटी है। पूरा डीटीसी फ्लीट को कितना 8,000 ले जाएंगे, 50,000 ले जाएंगे, उसका भी कैपेसिटी है। वो भी 15,000 बसें अगर आएंगी रोड के ऊपर में तो वो भी ट्रैफिक करेंगी, उसका भी एक अपना कैपेसिटी है। तो अभी हमारा मेन फोकस है कि रोड, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू फ्लाईओवर्स, एक अच्छी कनेक्टिविटी और सारा ईवी में हमारा कन्वर्ट हो। ये जो डीजल की सारी पुरानी हैं गाड़ियाँ, पेट्रोल की जो पुरानी गाड़ियाँ जिनकी लाइफ पूरी हो चुकी है, एंड ऑफ लाइफ हो गया, ये सबको धीरे धीरे सारे रोड से हट जाए।
फिर बाहर से, क्योंकि दिल्ली में तो हम ये लागू करते हैं, बाहर से बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं दिल्ली में, जो हमारे नेबरिंग स्टेट है वो सारे दिल्ली को क्रॉस करते हैं, तो उनमें ये अभी बाकी स्टेट में एंड ऑफ लाइफ नहीं है 10 साल 15 साल का, तो वो भी ऐसी लाखों गाड़ियाँ दिल्ली में आती हैं। तो उसके लिए भी अभी हम और कितने बाईपासेस बना सकते हैं, कितने ऐसे रोड बना सकते हैं, तो ये सब के ऊपर में काम करेंगे। So have you thought of इस चीज़ को ज़्यादा फोकस देने के लिए? आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, माइग्रेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टबल बर्निंग, इसके कई पहलू हैं, लेकिन क्या इस तरह का सोचा गया है कि अलग से मिनिस्ट्री बना दी जाए फॉर क्लीनर एयर इन दिल्ली, ताकि उसको प्रायोरिटी मिले, एक फोकस मिले, कोऑर्डिनेशन मिले? एंड जस्ट टू ऐड, आप लोग ट्रिपल इंजन की बोलते हो, बट यहाँ पे अभी एक और इंजन है कि नेबरिंग स्टेट्स में भी आपकी सरकार है। यू नो व्हाट आर द डिस्कशंस यू आर हैविंग विद उत्तर प्रदेश एंड यू नो हरियाणा एंड द अदर स्टेट्स, यू नो जो लाइक फॉर एग्जांपल बस कनेक्टिविटी, ईवी बसेस जो बोल रहे हैं, कितनी बसेस वो नेबरिंग स्टेट्स में जाएंगी, यू नो थिंग्स लाइक दिस, हैज दैट कन्वर्सेशन स्टार्टेड? यस यस, सो हमारे सीएम ने, हमारे मिनिस्टर ने अपने नेबरिंग स्टेट के साथ में बैठ के वहाँ से कोई भी गाड़ी दिल्ली में कोई भी डीजल की ना आए या ऐसी पुरानी गाड़ियाँ ना आए, उसके ऊपर में हमने बात किया है और सब ने अपने अपने टारगेट्स दिए हैं, सब ने अपने अपना डेट दिया है कि 1 साल में, 6 महीना में, 2 साल में कब ये सारी गाड़ियाँ बंद हो जाएंगे, और हमने भी उनको टारगेट दिए हैं कि इस टाइम के बाद में आपका ये सब गाड़ियाँ हम दिल्ली में अलाउ नहीं करेंगे। और ये जो लार्जर क्वेश्चन है, एक कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री का, इस तरह की कोई बात हुई है सरकार में? देखिए, हमारे पास में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है और हमारे सिरसा जी के पास में वो है पोर्टफोलियो, तो उसमें ये सभी कुछ उसमें कवर होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा पॉलिटिकली। बीजेपी जब इलेक्शन हो रहा था, बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था शीश महल, फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस के ऊपर। सर तो जब इलेक्शन हो रहा था, काफ़ी आप लोगों ने एक छोटा छोटा एक रेप्लिका भी बनाया एंड वो काफ़ी मतलब इम्पैक्ट भी हुआ उसका। आप लोगों ने ये बताया था कि उसका जो है म्यूज़ियम बनाएंगे या फिर टिकट्स करेंगे जिससे कि लोग आकर विजिट कर सकें। फिर देन ये भी प्लान था कि गेस्ट हाउस का भी आप लोगों का प्लान था। सर तो अभी करंटली गवर्नमेंट का क्या प्लान है शीश महल को लेकर, क्योंकि 1 साल हो गया और बिल्डिंग ऐसा ही है मतलब? अभी तक हम सोच ही रहे हैं कि क्या करें, अभी तक हम नहीं लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि उसका करें क्या। अब वो महल है, कोई उसमें जाना नहीं चाहता, कोई उसमें रहना नहीं चाहता, अब उसमें म्यूज़ियम बने तो वो बहुत ही सरकार का, उसमें जनता का बहुत पैसा लगा हुआ है, 100 करोड़ रुपए से वो पूरा बिल्डिंग बनी हुई है। तो क्या उसमें होना चाहिए, स्टेट गेस्ट हाउस होना चाहिए या कोई म्यूज़ियम होना चाहिए या और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, तो अभी उस पर बात कर रहे हैं। जैसे ही कोई बात होगी तो हम आपको बताएंगे। सर मेरा एक और सवाल था आपसे, जैसे आप 2 टाइम एमपी रहे एंड 2024 लोकसभा इलेक्शन में आपने कंटेस्ट नहीं किया, देन आपने 2025 इलेक्शन कंटेस्ट किया एक ऐसा सीट से जो आम आदमी पार्टी एक सेफ सीट मानती थी और बीजेपी से शायद कोई लड़ना नहीं चाह रहा था, बट आपने उस सीट से कंटेस्ट किया, न्यू दिल्ली सीट से अगेंस्ट केजरीवाल। तो आपने क्या सोच के और कैसा लिया ये डिसीजन, मतलब क्या था इसका, एक उस पर आप बताइए सर। देखिए, पार्टी मेरे को हमेशा से था कि मैं केजरीवाल को हराऊं, तो मैंने 1-2 बार मेरे स्पीच में केजरीवाल जी को इनवाइट किया था कि वो, मैं पहले एमपी था वेस्ट दिल्ली से, तो मैंने उनको 1-2 बार अपना स्पीच में कमेंट में बोला कि आप आइए वेस्ट दिल्ली से मेरे सामने लड़िए। तो जब वो नहीं आए तो मैं ही उनके सामने लड़ने के लिए चला गया। मैं लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ा 2024 में, तो भगवान ने मेरे को यहाँ पे आके लड़ाना था और मेरे को इसको हराना था, तो जो हुआ अच्छा हुआ और मुझे डे 1 से मालूम था कि मैं इनको हरा दूंगा। इसलिए मैंने हमारे गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को मैंने खुद जाकर बोला कि मैं इसी सीट से लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मुझको कहा था कि आप अपने फादर की सीट से लड़िए जहाँ से वो सीएम थे जब
तो वो शालीमार बाग की सीट थी जहाँ से मेरे फादर एमएलए थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सेफ सीट से नहीं लड़ना, मुझे केजरीवाल जी को हराना है। तो उन्होंने हाँ किया, काफ़ी मुझको समझाया, मगर जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी बात पे बड़ा स्ट्रॉन्ग खड़ा हूँ तो उनको भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं हरा दूँगा। तो उन्होंने एक मुझको सर्वे भी दिखाया, तो उसमें केजरीवाल जी 22% आगे थे। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने में तुम 22% कैसे कवर करोगे, मुझे तो नहीं लगता। तो मगर मैंने उनको ये विश्वास दिया कि मैं हरा दूँगा, और नाउ जॉब इज़ डन। हेलो परवेश जी, दिस इज़ अंकिता। दिल्ली में पानी की जो समस्या है वो बहुत सिवियर है अभी, और जो एक हाई इनकम ग्रुप है वो तो पैसे खर्च के भी साफ पानी पी रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास और जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए पानी अभी भी बहुत बड़ी एक लग्जरी है। तो साफ पानी को लेके और पानी की जो पूरी क्राइसिस चल रही है उसको लेके आप क्या कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली से हमको कंप्लेंट आती है, ऐसा नहीं है। दिल्ली के 8-10 एरिया ऐसे हैं, जैसे कि किराड़ी है, संगम विहार है, देवली है, आपका नजफगढ़ है, उत्तम नगर है, ऐसे 8-10 एरिया आइडेंटिफाइड है जहाँ से हमको रेगुलर कंप्लेंट आती है कि पानी कम आ रहा है या गंदा आ रहा है। हमको कभी शालीमार बाग से कंप्लेंट नहीं आती कि पानी नहीं आ रहा है, हमको कभी रोहिणी से कंप्लेंट नहीं आती कि पानी नहीं आ रहा है। लेकिन साउथ दिल्ली के भी काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे पानी की क्राइसिस हुई है पहले भी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे वो एरिया आइडेंटिफाइड हैं जहाँ पर पानी के इश्यूज़ हैं। अब होता क्या था कि अगर मैं आपको बात करूँ, जो हमारा वाटर मैनेजमेंट है वो एकदम से प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो उसका रैशनलाइजेशन करना, ये हमने काम किया। अब क्या होता था, एक कोई जैसे मनीष सिसोदिया जी हैं, वो पहले सरकार में डिप्टी सीएम थे, तो वो अपने एरिया में ज़्यादा पानी को ले आते थे, बाकी जो आसपास के नेबरिंग असेंबली थी उनका पानी कम कराते थे, और अपना पानी को बोलते थे अधिकारियों को कि मेरे पानी का कोटा बढ़ा दो। तो उनके एरिया में पानी का कोटा बढ़ गया। तो ऐसे कुछ असेंबली ऐसे जहाँ पे पानी ज़्यादा आता है उनका पॉपुलेशन के हिसाब से, कुछ असेंबली ऐसी है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनको पानी कम मिलता है पर कैपिटा। तो हम उसका काम कर रहे हैं। अब वो काम करना आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई हमने नल को बंद करना है और वो दूसरी असेंबली में, तो उसके लिए पूरा पाइपलाइन डालना पड़ता है, पूरा नेटवर्क को ले करना पड़ता है। तीसरा, दिल्ली में वाटर लीकेज बहुत है। दिल्ली का वाटर लीकेज इज 40%। वर्ल्ड में एक जो हम मानते हैं एवरेज होता है वो होता है 8 से 12%। दिल्ली वाटर लीकेज इज 40%। तो जो हमको पानी मिलता है, हमको पानी आता है वहाँ से हरियाणा से, तो जहाँ पर वो पानी छोड़ते हैं वहाँ पर वो हमारा कैलकुलेशन देखते हैं। उसके बीच में जहाँ पर हम उसको रिसीव करते हैं वो लगभग 100-150 किलोमीटर है। तो उन्होंने पीछे डैम से पानी छोड़ा, उन्होंने हमारा कैलकुलेशन देखा कि हमने इतना पानी को हमको छोड़ना है, जितना हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो कैलकुलेशन नहीं देखते। तो उसके बीच में जो वाटर लॉस है, वो दिल्ली में 50-50, 100-100 साल पुरानी वाटर लाइन्स है, वो सारी खराब हो गई है, टूट गई हैं, वो वाला वाटर लॉस। तो ये जो वाटर लॉस है, जो 40% है, वो NRW को हमको कम करना है, उसको 8-12% पे लेके आना है, तो हमको पानी मिलेगा एक्स्ट्रा। हमने नए नए बोरिंग करना स्टार्ट किया, नए नए ट्यूबवेल लगाना स्टार्ट किया जहाँ पे मीठा पानी है, उसको अपने UGR से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को सप्लाई मिले, क्योंकि पानी तो लिमिटेड है, जो दिल्ली का कोटा है वो तो लिमिटेड है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमने पानी लीकेज को कम कर लिया और हमने वाटर मैनेजमेंट ठीक कर दिया, तो जितना हमको पानी मिलता है वो आज भी पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक है, पर्याप्त है, मगर जो हमारे लीकेज है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे वाटर लॉसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमको उसको ठीक करना है, हमको अपने सिस्टम को ठीक करना है, बजाय हम बार बार हिमाचल को बोले हमें और पानी दो, हरियाणा को बोले और पानी दो। हम पहले अपने लॉसेस को तो कम करें, हम उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। हिमाचल से हमारी बात चल रही है, जो रेणुका डैम बन रहा है, वहाँ पर भी केजरीवाल जी उनको पैसा नहीं देते थे शेयर का, हमने उनको पैसा दिया।
अब वो रेणुका डैम कंप्लीट होगा 2031 तक, आज से 4-5 साल के बाद, तब हमको एक्स्ट्रा पानी वहाँ से मिलेगा। मगर पानी जब मिलेगा हमारे पास में उसको लेने के लिए हमारे प्लांट्स तो होने चाहिए। हमारे प्लांट की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि 10-15 साल से नए प्लांट ही नहीं बने। तो हमारे पास में UGR नहीं है, हमारे पास में WTP नहीं है, जहाँ पे हम उस पानी को लेकर स्टोर करके आगे सप्लाई करें। अभी हम अपने वो सारे अपग्रेडेशन कर रहे हैं, हमारे नए WTP बन रहे हैं, हमारे WTP की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि अगर हमको यूपी से या हिमाचल से पीछे से पानी आता है तो हम उसको लेने की कैपेसिटी तो हो। जैसे भारत सरकार कोविड में ऑक्सीजन दे रही थी, केजरीवाल जी उसको ले नहीं पा रहे थे। अब हम पीछे से ले तो लें, मगर हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने 11 साल में, आप लोगों को सरप्राइज होगा कि एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हुआ जो 5 करोड़ से ऊपर का हो जल बोर्ड में। तो पानी की लाइन सारी टूटी हुई है, सीवर की लाइन सारी टूटी हुई थी, कोई काम ही नहीं होता था। तो आज वो सारे काम करना स्टार्ट किया। तो बेसिक काम है। हम लोग यहाँ पे कैपिटल रहते हैं, NCR में रहते हैं, मगर जो पानी की लाइन, सीवर की लाइन अभी यही नहीं खत्म होने का नाम ले रही है, और इसमें अभी और भी समय लगेगा। तो अभी हमने यहाँ पे चंद्रावल में एक हमने पूरा 10 असेंबली का एक पूरा वाटर का वहाँ पे पूरा सिस्टम क्रिएट किया है। अभी हमने उसका टेंडर अवार्ड किया है। तो उसमें एक बड़ी कंपनी को काम दिया है। वहाँ पे पानी का लाइन डालना, सीवर का लाइन डालना, हाउस कनेक्शन देना, वहाँ पे NRW कम करना, वाटर लॉसेस कम करना, वो सारा वो कंपनी करेगी। जैसा वो कंपनी को हमने दिया है, वैसे पूरे दिल्ली को हमारे जितने भी वाटर कैचमेंट एरिया जहाँ पे हमारे WTP है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है। वहाँ पे पानी आता है, वहाँ पे पानी को ट्रीट करके हम आसपास के सारे एरिया में देते हैं। तो अभी हम हर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अपना एक जोन मानकर वहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरा काम दे रहे हैं कि वो हमारे वाटर लॉसेस को, NRW को कम करे। मैं आज भी मानता हूँ कि हमको कोई एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं अगर हम अपने वाटर लॉसेस को कम कर लेते हैं। सर, जैसे मेरा इसमें एडिशनल क्वेश्चन है कि बट अब समर्स आ रहा है तो वो एक पानी का इशू रहता है, तो इस बार का समर एक्शन प्लान क्या रहेगा सर? कि मतलब आपने जो बताया वो सब थोड़ा लॉन्ग टर्म है, लाइक व्हाट आर द शॉर्ट टर्म प्लान्स कि अब जो समर्स में जो प्रॉब्लम, देखिए शॉर्ट टर्म प्लान में एक हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार से कि यूपी को हम कह रहे हैं कि जो आपके किसान यहाँ पे सिंचाई में पानी यूज़ करते हैं, हम आपको हमारा सीवेज का ट्रीटेड वाटर आपको दे देंगे। आप उतना ही पानी हमको, मीठा पानी आप हमको गंगा से दे दीजिए। ऐसे ही हम हरियाणा से बात कर रहे हैं कि आपके जो हमारे बॉर्डर के किसान हैं जो अपने सिंचाई के लिए मीठा पानी यूज़ करते हैं, हम आपको ट्रीटेड वाटर दे देंगे हमारे STP से। वो पानी को खेती में यूज़ कर सकते हैं। जो STP का पानी होता है, पहले उसका TOD BOD का मार्क होता था 40, अब हमने उसको कर दिया है कि अपना 10 से नीचे होना चाहिए। तो 10 से नीचे का पानी आपको इसी कलर का दिखाई देता है। तो वो पानी को सिंचाई में आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसमें ना तो स्मेल होती है, ना उसका जो अपना कलर है वो भी डार्क नहीं होता। तो उस पानी को आराम से सिंचाई के लिए यूज़ किया जा सकता है, पीने के लिए नहीं। तो हमने यूपी हरियाणा से बात कर रहे हैं कि हम ये पानी आप हमसे इतना ले लीजिए और जितना पानी लेंगे उतना पानी हमको पीने के लिए दे दीजिए। तो जितना वो पानी, अगर हम ये दोनों गवर्नमेंट हमको पानी दे देती है, जैसा अभी कह रहे थे कि अब तो आप ही की सरकार है आस पास में भी, मगर उनके पास में भी अपना पानी का कोटा होता है। तो वो कितना पानी जब वो हमको देंगे तो उनके स्टेट के लोग भी चिल्लाएंगे। तो वो कितना पानी हम उनसे ले सकते हैं, तो एक हमारी मीटिंग, ऐसी 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं। जब वो पानी हमको मिल जाएगा तो उससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, हम लोगों को कह रहे हैं कि, और अभी हमने हमारे ये जो सारा ट्रीटेड वाटर है, हमने लोगों को बोला कि हम आपको गार्डनिंग के लिए दे देंगे, लोगों के घरों में लाइन डाल कर देंगे, सारे पार्कों में लाइन डाल कर देंगे, आप मीठा पानी मत यूज़ कीजिए। तो अभी हमने पीछे ईस्ट दिल्ली में एक हमने पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें पाइपलाइन पूरा हम डाल रहे हैं ट्रीटेड हमारे STP से, तो ताकि मीठा पानी गार्डन में ना यूज़ हो, पार्कों में ना यूज़ हो, और हम उनको ट्रीटेड वाटर की लाइन डाल के दें और उतना पानी हमारा सेविंग हो। तो बहुत सारे अलग अलग
उस पर हमारा काम चल रहा है। सर मेरा नाम नीतिका है, मैं नोएडा कवर करती हूँ इंडियन एक्सप्रेस के लिए। आपने अभी हमारे साथ बातचीत में काफ़ी बार जिक्र किया कि दिल्ली दिल्ली नहीं है, एनसीआर है। तो क्या नोएडा के साथ और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो रहते नोएडा में हैं पर काम करने के लिए दिल्ली जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम होती है। तो क्या एनसीआर लेवल पे कोई अर्बन मोबिलिटी प्लान है जिससे आप बात कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट के साथ, और या कोई पाइपलाइन में है? देखिए, हमारी बात हो रही है और यूपी से भी, हरियाणा से भी, राजस्थान से भी हमारी बात चल रही है। और जो लोग ऐसे डेली अपने ऑफिस से आते हैं उनके लिए नई बसेस हम अगर पूरा चलाएं तो उसके लिए भी स्पेशल, केवल वो हमारी सारी स्पेशल बसेस होंगी जो हमारी इंटरस्टेट चलेंगी, उसके ऊपर में भी हमारा प्लान चल रहा है। तो बहुत जल्दी आपको बताएंगे उसके बारे में। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी अपोजिशन में आफ्टर इलेक्शन आम आदमी पार्टी हार गई, तो ना फॉर्मर सीएम केजरीवाल इतना एक्टिवली विजिबल है दिल्ली में, एंड ना ही एलओपी आतिशी जी भी इतना विजिबल है। मतलब पार्टी में सिर्फ अभी कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो सौरभ भारद्वाज। तो इन अ आप सरकार में हैं, तो ऑपोजिशन का क्या मतलब आपको देख के लगता है कि हाउ इज इट? देखिए, अपोजिशन तो मैं हमेशा ये बोलता था कि केजरीवाल जी बिना किसी मेहनत के आए थे और एक दिन वो चले जाएंगे, दिल्ली वाले उनको ढूंढते रह जाएंगे। वो कभी भी दिल्ली में कोई लोगों के सुख दुख में शामिल होकर नहीं आए थे सरकार में। वो एक आंदोलन से निकले, उन्होंने सरकार बनाई, लोगों को फ्रीबीज दी, लोग उनके झांसे में आए, 11 साल वो रहे पावर में। अब उनको करना ये चाहिए था कि उनको दिल्ली में रहकर लोगों की बात उठाते, हमारे सामने लड़ते, हमको अपने काम याद दिलाते, तो उनको दिल्ली में रहना चाहिए था। अब वो भाग गए पंजाब। उनको लगता है कि 1 साल में पंजाब में भी उनकी सरकार चली जाएगी, तो वहाँ पे जितना पैसा वो इकट्ठा कर सकते हैं उतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मगर लोगों को, वहाँ के लोगों को भी ये मालूम है, पंजाब के लोगों को, कि अगली बार ये नहीं आएंगे, और ये बात केजरीवाल जी को भी पता है। तो केजरीवाल जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे सत्येंद्र जैन हो, जिन्होंने दिल्ली को लूटा, आज वो दिल्ली में सरकार में हारते ही आज वो दिल्ली को छोड़कर चले गए। ये तो लोगों को सोचना चाहिए। सर मेरा एक 2 लास्ट क्वेश्चन है। सर आप 2 मेजर कमिटीज़ के पार्ट ऑफ 2 मेजर कमिटीज़, एक है महिला समृद्धि स्कीम का जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए एक कमेटी बनी थी, आप उसके पार्ट हैं, और एक है एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए, उस कमेटी के भी आप पार्ट हैं। सर उस दोनों पॉलिसी का क्या अपडेट है? कैन वी एक्सपेक्ट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर? एक्साइज पॉलिसी का मैं पार्ट नहीं हूँ, मैं उसका चेयरमैन हूँ। यस सर। तो हमारी पॉलिसी ऑलमोस्ट एकदम जो है फाइनल स्टेज में है, और कभी भी हम उसको लेके आएंगे, और वो हमने ऊपर हमारे सीनियर्स के पास में अप्रूवल के लिए भेज दी है, सीएम मैडम के पास में। और जो समृद्धि योजना है उसके लिए हम क्या उसमें क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, और उसका वेरिफिकेशन मोड क्या होना चाहिए, वो सब के ऊपर में हमारी कमेटी अभी बात कर रही है, और उसको भी जल्दी लेके आएंगे। सर इस बार एक्साइज पॉलिसी जो आएगी उसमें प्राइवेट प्लेयर्स दिल्ली में होंगे? क्योंकि अभी करेंटली आफ्टर जो पुराना पॉलिसी स्क्रैप हो गया तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट शॉप्स हैं, तो कैन दिल्ली एक्सपेक्ट प्राइवेट शॉप्स? तो आपको पॉलिसी आने के बाद पता लगेगा। सर मेरा नाम आलोक है। दरअसल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उस दौरान हम देखे थे कई बार बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का क्लैशेस होता था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंडर में दिल्ली पुलिस नहीं मतलब ऐसा जैसा है। तो उस दौरान हमने देखा कई बार क्लैशेस हुए छोटी छोटी बातों को लेकर के। अभी और उस समय उनका कोऑर्डिनेशन, वो यही कहते थे हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा दिल्ली पुलिस से। क्या आप लोगों का कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है या कैसे हो रहा है, क्या 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 चल रहा है? क्योंकि हमें क्राइम को कंट्रोल कहीं से दिखाई नहीं देता, उसी तरीके से चल रही है। और सर एक और सवाल है मेरा यमुना को लेकर के, कि यमुना की सफाई को लेकर के काफ़ी काम मतलब आप लोग के मैनिफेस्टो में भी था कि यमुना साफ होगी, कुछ पैसे भी आए हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिए हैं, उसका क्या है? क्योंकि अभी भी आप लोग ने जो सफाई अभियान शुरू किया, ये कह रहे थे कि अब उसके ऊपर फेना नहीं आएगा जो फ्रॉड सिस्टम लोग बोलते हैं, लेकिन अभी भी यमुना के ऊपर कई बार हम देखते आ रहे हैं, तो क्या हम मानेंगे कब तक ख़त्म हो जाए? देखिए, यमुना गंदी क्यों है
उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि दिल्ली में जितना सीवेज प्रोडक्शन है वो अराउंड 1000 MGD है। हमारा सीवेज ट्रीटमेंट की जो कैपेसिटी है हम जो कर पा रहे हैं वो अराउंड 550 MGD है। तो जो 450 MGD हम सीवर को ट्रीट नहीं कर पाते और वो गंदा पानी सीधा यमुना में जाकर गिर जाता है, तो हमको यमुना गंदी दिखती है। अब यमुना साफ़ करने का जो काम कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि हम जो नए STP बना रहे हैं और जो अपने एग्जिस्टिंग STP का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उसमें हम ये जो सीवेज गैप है, जो हमारा ट्रीटमेंट गैप है, उसको कवर करेंगे। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि केवल आपको कवर नहीं करना, अगले 40 साल का सोच के बनाना है। तो अभी जो सीवेज प्रोडक्शन है वो अराउंड, जो मैंने बताया 1000 MGD है। उन्होंने कहा कि 1500 MGD को लेके चलो। तो अब हम हमारे जो नए STP बना रहे हैं, धीरे धीरे जैसे हमको DDA से लैंड मिलती जा रही है, हम उसको 1500 MGD को अपनी कैपेसिटी को लेकर जा रहे हैं, ताकि अगले 40 साल में भी 50 साल में भी ये सीवेज का प्रोडक्शन अगर 1500 MGD होता है तो हम उसको भी ट्रीट कर पाएँ। तो यमुना को क्लीन करने का तो एक ये काम है। दूसरा काम ये है कि दिल्ली में जितना भी सीवर नेटवर्क अभी नहीं डला हुआ, जहाँ पर भी कॉलोनियों में, गांव में, वहाँ पे सीवर नेटवर्क डालना, वो सारे सीवर नेटवर्क को अपने STP प्लांट में लेकर जाना, वहाँ पे पानी को ट्रीट करके उसको यमुना में डालना। तो यमुना में कोई भी गंदा पानी ना जाए, उसके लिए हमारा ट्रीटमेंट का पूरा प्लान है। दूसरा, आपने फ्रोत की जो बात करी, यमुना 28 किलोमीटर लंबी है, तो 26 किलोमीटर तक कोई फ्रोत नहीं होता है। खाली लास्ट के जो 2 किलोमीटर आता है, वहाँ पे ओखला के बाद में, वहाँ पे वो 2 किलोमीटर में फ्रोत होता है। तो 26 किलोमीटर में क्यों नहीं है झाग, खाली 2 किलोमीटर में झाग क्यों है? उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि जो शादरा ड्रेन आती है वो वहाँ पर आके गिरती है और उसका जो फॉल है वो वहाँ पे 10-12 फीट नीचे गहरा है। तो जब वो फॉल की तरह गिरती है, पूरे 28 किलोमीटर में कोई फॉल नहीं है, वो एक ही फॉल है पूरे यमुना में, तो जब वो फॉल की तरह पानी गिरता है तो वो झाग क्रिएट करता है और वो झाग आगे रहता है। तो वो फॉल, हमें केवल फॉल को ख़त्म नहीं करना कि फॉल को पूरा बराबर कर दें और वो झाग ही ना बने, हमने उस गंदे पानी को ट्रीट करना है। तो जो शादरा ड्रेन से, अब जो दिल्ली में ड्रेन्स सारी यमुना में गिरती हैं, उसमें 2 ड्रेन सबसे बड़ी हैं, एक है नजफगढ़ ड्रेन, एक है शादरा ड्रेन, जो कि यमुना का 90% ये दोनों ड्रेन हैं। जो सारी 22 ड्रेन आके यमुना में गिरती हैं, उनमें से ये 2 ड्रेन हैं, नजफगढ़ ड्रेन और शादरा ड्रेन। 90% का लोड इन्हीं का ही है। तो नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर में हम सारे STP प्लांट बनाकर, और उसमें से भी 30% जो फ्लो है वो हरियाणा से आ रहा है पीछे से। तो हमने हरियाणा गवर्नमेंट से बात किया कि आपका गंदा पानी इसमें नहीं आना चाहिए, आप पूरा अपना ट्रीट करके पानी इसमें डालोगे, बाकी का पानी हम यहाँ से ट्रीट करके डालेंगे। ऐसे ही हमने आपका यूपी से बात किया, तो यूपी को भी हमने बोला कि शादरा, पूरा साहिबाबाद, नोएडा, ये जितने इंडस्ट्रियल एरिया है, जितने यहाँ पे रेजेंस है, इनका गंदा सीवेज वो यहाँ पे शादरा ड्रेन से आके यमुना में गिर रहा है। तो हमने बोला वो भी आपको नहीं डालना है। तो वो अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर रहे हैं, अपने STP प्लांट बना रहे हैं, ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में अपने CTP बना रहे हैं, अपने ETPs बना रहे हैं। वो अपना गंदा पानी, वो अपना साइड को कंट्रोल करेंगे, हम अपना साइड को कंट्रोल करेंगे। तो केवल झाग को खत्म करना नहीं है सॉल्यूशन, हमने उसको पानी को क्लीन करना है, वाइट करना है। तो झाग तो खत्म हो जाएगा। झाग कैसे खत्म होगा? वो जो फॉल है, हमने उसको फॉल को खत्म करके अगर हम उसको लेवल को पूरा ठीक कर दें तो झाग बनना बंद हो जाएगा। मगर हमने पानी को खत्म करना है, जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करना है, तो उसको ये STP प्लांट बना के हम ठीक कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस का भी बता दूं, पहले आपने ठीक कहा कि गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं था, मगर मैं ये समझता हूं कि वो कोऑर्डिनेशन केवल केजरीवाल जी और दिल्ली पुलिस में ही नहीं था। शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी। जब मेरे फादर दिल्ली के CM थे, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब वो दिल्ली पुलिस और
जो है गवर्नमेंट नहीं लड़ती थी, केवल केजरीवाल जी का ही कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि वो काम को करना ही नहीं चाहते थे, वो ब्लेम गेम पॉलिटिक्स करते थे। हाँ, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और भी अच्छा हो, इसके लिए हम लोग भी दिल्ली पुलिस से बात करते रहते हैं, और उनको जितना फंड की ज़रूरत है, अभी जैसे मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात किया कि आपको अगर और अपने सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं, तो हम आपको फंड देंगे, आप लगाइए। तो उनको उनका हमारे पास में रिप्लाई भी आया। तो दिल्ली पुलिस को जितना भी सहायता की ज़रूरत होगी, हम उनको पूरा सहायता देंगे, और हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना केवल पुलिस का ही काम नहीं है, ये हम सबका काम है, ये पूरी सोसाइटी एज ए होल का काम है, सब हमारी जनता का भी काम है। हाय सर, मेरा नाम धीरज है। रोड एक्सीडेंट एक मेजर इशू है और इसमें बहुत सारे बिहेवियरल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन रोड इंजीनियरिंग के में जो फॉल्ट होता है उसकी वजह से बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ख़राब डीपीआर, ख़राब कंसल्टेंट, बहुत सारे रीज़न हैं। तो NHAI ने अपना पूरा प्लान जो है रिवाइज़ किया है लास्ट ईयर ही उन्होंने, और अब L1 बिडर होना सफिशिएंट नहीं है, मतलब लोवेस्ट बिड करना, आपको उसको बहुत सारे क्राइटेरिया से टेक्निकल क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा, तब होगा। तो क्या दिल्ली में PWD भी ऐसा कुछ करने वाला है कि और इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का क्या प्रोविजन है? देखिए, मैं आपको ये बात को इंश्योर करना चाहता हूँ कि हम NHAI से भी स्ट्रिक्ट हम सारे कंडीशंस बना रहे हैं, और जो आने वाले रोड बनेंगी उसके ऊपर में हमने बहुत सारे कंसल्टेंट के साथ में काम कर रहे हैं, सारे प्रॉपर साइनेज हो। हमारे कंसल्टेंट हमको एक जो हमारे जहाँ पर भी एक्सीडेंट होते हैं जिस स्पॉट पे, वहाँ पे जाके स्टडी करके हमें बता रहे हैं, हम उसमें जैसा वो बता रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ में मिलकर वो सारे चेंजेस कर रहे हैं ताकि वो वाली स्थिति दोबारा ना हो। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमने लेना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको बहुत ही जल्दी अगले 1 साल में, 1 साल के बाद 1.5 साल के अंदर आपको दिल्ली में अलग एक अच्छी सुंदर सेफ रोड आपको दिखाई देंगी। प्रवेश जी, मेरा नाम हरिकृष्ण है। आपने एक आपने जैसे टेंडर की बात किया, आपने बिल्कुल सही बोला कि L1 होना ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अब हमने अपने मॉडल टेंडर्स बनाने स्टार्ट किए। टेंडर बेसिक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि अगर आपने टेंडर ही गलत बना दिया तो काम तो गलत ही होना है। मैं आपको आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जब दिल्ली में हमारी PWD रोड्स के ऊपर में 1400 किलोमीटर रोड्स पे हमारी जो स्ट्रीट लाइट है वो 1 लाख है, तो उनमें अकॉर्डिंग टू NHAI नॉर्म्स और जो भी वर्ल्ड में नॉर्म्स चलते हैं, तो वो हाईवेज के ऊपर में, मेन रोड्स के ऊपर में 40 लक्स होना चाहिए। दिल्ली में आपको आम तौर पे 10 से 15 लक्स ही होता है। तो अभी हम जो लाइट खरीदते थे, वैसे तो वो वारंटी में आती थी, या जो मेरे से पहले वाले लोग खरीदते थे वो वारंटी में तो आती थी, मगर वो वारंटी में चेंज नहीं होती थी। तो वो वारंटी में आती थी, जब उसको चेंज करने की अगर वो ख़राब हो जाती थी तो वो इंजीनियर या वो जो है कंपनी के साथ मिलकर और वो बोल देता था कि इसको किसी ने तोड़ दिया, इसलिए हमको दोबारा खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि ब्रेकेज वो वारंटी में अलाउड नहीं। तो जब मैं ये सब, और बार बार में हाई कोर्ट कह रही है कि डार्क स्पॉट्स हैं, क्राइम हो रहा है, इतनी लाइटें नहीं जल रही है, 5000 लाइट नहीं जल रही है, 6000 लाइट नहीं जल रही है, तो मैंने एक दिन जब मैं सारे अपने इंजीनियर्स के साथ में बैठा हुआ था, तो हमको ये हुआ कि हमको सारी लाइटों को एक तो स्मार्ट LED में हमको कन्वर्ट करना है। बहुत सारी लाइटें अभी भी सोडियम लाइट है, 50,000 लाइट अभी भी सोडियम चल रही है जो बिल्कुल पुराने ज़माने की है। तो हमको उनको LED में कन्वर्ट करना है एक, फिर उनको स्मार्ट LED में कन्वर्ट करना चाहिए। स्मार्ट LED क्या होता है कि एक हमारा SCADA सिस्टम होता है, कहीं पे लाइट अगर वो बंद हो जाती है तो हमको कोई आदमी कंप्लेंट करे उससे पहले हमको SCADA सिस्टम पे, डैशबोर्ड पे
हमको पता लग जाएगा फलाना रोड पे फलाना उसके लॉन्गिट्यूड की लाइट ख़राब हो गई है, तो हमारा इंजीनियर उसको जाके बिना किसी की कंप्लेंट के उसको रिप्लेस करेगा। तो ये स्मार्ट एलईडी होती है, वो अपने आप को आपको बता देती है कि मैं ख़राब होगी, मुझे चेंज कर दो, और वो अपना लक्स भी बता देती है कि उसका लक्स कितना चल रहा है। खैर, जब मैं सारे इंजीनियर्स के साथ में बात कर रहा था तो मेरे को आइडिया आया। तो आइडिया ये आया, मैंने कहा यार एक बात बताओ कि तुम अपना मोबाइल खरीदते हो ईएमआई पे, अपना घर खरीदते हो ईएमआई पे, और अपना गाड़ी खरीदते हो ईएमआई पे। आजकल देश में हर चीज़ मिलती है ईएमआई पे। क्या मुझे कोई कंपनी ऐसी मिल सकती है जो 1 लाख लाइट 365 दिन 24 घंटा रात को विद आपका 40 लक्स जो मेरे को जला के देगी, मेरे डैशबोर्ड पे स्काडा सिस्टम पे मुझे दिखाई देगा, मैं उसको मंथली ईएमआई के हिसाब से पेमेंट करूंगा। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई कंपनी आके नहीं करेगी काम। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है, तुम जितनी भी कंपनियां सबको बुलाओ। सारी कंपनियों को मैंने बुलाया जो इसमें अपना धंधे में है। तो मैंने बोला यार मेरे को तुमसे लाइट खरीद के और तुम्हारे पीछे नहीं भागना कि अब तुम इसको ठीक करो, अब ये नहीं जल रही है, अब ये खराब है। तुम मेरे पीछे भागो, तुम 1 लाख लाइट जलाओ, रात को जले, मेरे को 1 लाख लाइट मेरे डैशबोर्ड पे जलती हुई दिखनी चाहिए स्काडा सिस्टम पे। फिर अगर वो जलेगी तो मैं तुमको मंथ के हिसाब से पेमेंट करूंगा। मैं तुम्हारी 5 साल की किस्त बना देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे को तुमसे काम नहीं कराना। फिर वो धीरे धीरे करके आए कि नहीं सर ठीक है कर लेंगे। तो आज वो तैयार हो गए। अब हम अपना टेंडर लेके आ रहे हैं, हम ईएमआई मॉडल पे पेमेंट करेंगे। 1 लाख लाइट जलेंगी, 1 लाख लाइट जलेंगी दिल्ली में, पूरी 1 लाख लाइट जलेंगी, 40 लक्स के साथ में लाइट जलेगी। और जब वो लाइट जलेगी 40 लक्स के साथ 1 लाख लाइट, तो ही उसको मंथली में ईएमआई की पेमेंट होगी, वरना उसको पेमेंट नहीं होगी। और अगर कोई लाइट खराब होती है तो वो 24 घंटे के अंदर में उसको रिप्लेस करेगी कंपनी। सेम लाइट हमने उसको बोला कि 500 लाइट तक हम तेरी मान लेंगे कि वो खराब हो सकती है एक बार में, 500 से ज़्यादा नहीं, यानी 0.05% वो तेरे को मान लेंगे कि इतना लाइट खराब हो सकती है। मगर वो वाली लाइट भी आपकी लोकेशन के हिसाब से 24 घंटे में चेंज होनी चाहिए, वो अगले महीने सेम लोकेशन नहीं दिखना चाहिए। तो सारी कंपनी तैयार हो गई आज की डेट में। अभी हमारा टेंडर बहुत ही जल्दी 10-15 दिन में आ जाएगा, जो ईएमआई मॉडल पे पेमेंट करेगा। ये देश में कभी नहीं हुआ। तो ये मेरे को ऐसे बैठे बैठे याद आया। तो ऐसे नए नए हम जो है अच्छे मॉडल्स यहाँ पे अपने टेंडर में बनाएंगे, डेवलप करेंगे, तो सिस्टम काम करेगा। वरना इंजीनियर्स को और हमारा जो फाइनेंस विंग है उनको तो बड़ा अच्छा लगता है कि लाइट खराब होती रहे, वो खरीदते रहे, उनको कमीशन मिलती रहे और काम धंधा चलता रहे। हमने वो पूरे सिस्टम को ही बंद कर दिया। तो कोई इंजीनियर मेरी सपोर्ट में नहीं आया, कोई कंपनी मेरी सपोर्ट में नहीं आई। मगर जब मैं इसके ऊपर मैं टिका रहा तो वो लोग आ गए काम करने के लिए। प्रवेश जी, हरिकृष्ण नाम है मेरा। आपने जब एयर पोल्यूशन पर एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे तो आपने कहा था कि हर सिटी की एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है पॉपुलेशन की, और दिल्ली में इस समस्या का एक कारण पॉपुलेशन है। तो क्या आपने कोई ऐसा अध्ययन करा है जिसके आधार पर आपको ये पता चल सके कि दिल्ली शहर की कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है पॉपुलेशन की? एक, और दूसरा ये कि ये जो पॉपुलेशन का स्रोत है आपकी दृष्टि में वो कहाँ से वृद्धि हो रही है ज़्यादा? और ये जो आसपास के राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, तो क्या आपने यहाँ के राज्यों की, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकारें हैं या गठबंधन की सरकार है, तो क्या आपने उससे बातें की कि ये जनसंख्या दिल्ली में आके न बढ़े और कम रहे? देखिए, आप बीइंग अ कैपिटल, आप किसी को कैपिटल में आने से रोक नहीं सकते। इसका सॉल्यूशन केवल एक ही होता है कि हर राज्य में वहाँ पर अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ पर काम धंधे हो, रोजगार हो, तो लोग अपने शहरों में ही रुक कर वहाँ पे पैसा कमाएं।
हम किसी को नहीं रोक सकते और ना ही हम किसी को रोकने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि हर सिटी की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसको दिल्ली एनसीआर बहुत पहले ही क्रॉस कर चुका है, मगर हम किसी को रोक नहीं रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जितना पोल्यूशन को हम कम कर पाएंगे उतना करेंगे। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। सर एंक्रोचमेंट दिल्ली में एक मेजर इशू है, एंड जैसे मतलब रोड्स में भी हम देखते हैं या तो इलीगल पार्किंग हो गया या फिर एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा। तो जब सरकार बनी थी आपकी तो इनिशियली एंक्रोचमेट ड्राइव काफ़ी मतलब एक्टिवली हुआ था, फिर उसके बाद थोड़ा स्लो हो गया सर। तो मतलब एक इवन रोड ब्यूटिफिकेशन वगैरह में भी एक मेजर पार्ट होता है, तो उसके लिए आप लोग मतलब क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे इंक्रोचमेंट ड्राइव हो रहे हैं, मगर हम न्यूज़पेपर वालों को बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग छापेंगे तो वो हो नहीं पाएंगे। इसलिए हम चोरी चोरी छुपे छुपे इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हैं, हमारी लगातार जारी है। और फिर आपको बाद में कभी दिखाएंगे सबके पिक्चर, जब आपको उसमें चेंज दिखाई देंगे। मगर आप लोगों को बताएंगे तो आप उसको होने नहीं देते हैं, आप लोग फिर वो दूसरे साइड की स्टोरी चला देते हैं, फिर वो नहीं हो पाता है, फिर उसमें कोर्ट आ जाती है और लोग आ जाते हैं। इसलिए हम आपको नहीं बताते कि कहाँ पे कर रहे हैं, रोज़ ही होती है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।